नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। वाकई देश की आर्थिक हालात कैसे रहे हैं और कैसे रहने वाले हैं, आज इसका ब्यौरा सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हमारे सामने रख दिया है। दरअसल यूनियन बजट से ठीक पहले आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है और साफ तौर से बताने की कोशिश की जाती है कि बीते साल में विकास की दर क्या रही, विकास किस रास्ते पर रहा और आने वाले समय में विकास का क्या ट्रेंड रहने वाला है। क्योंकि ये आर्थिक सर्वे देश के आर्थिक हालात को सामने रखता है, प्रस्तुत करता है, इसीलिए इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला बजट कैसा हो सकता है, उसका स्वरूप क्या हो सकता है। आज इसी मसले पर हम कुछ महत्वपूर्ण राय अपने खास मेहमानों से लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं और आपको बताते हैं कि आर्थिक सर्वे में किन किन बातों को सामने प्रस्तुत किया गया। 1 फरवरी को देश का आम बजट संसद में पेश किया जाएगा। ये बजट अपने आप में सबसे अलग और नया होगा। मोदी सरकार के तीसरे बजट की क्या खासियत है, इस बजट से आपको क्या मिलेगा, बजट से देश की इकोनॉमी कितनी बूस्ट करेगी, ये तो बुधवार को सामने आएगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस बार के बजट में रेल बजट को शामिल कर लिया गया है। साथ ही ये बजट तय समय से 1 महीना पहले पेश किया जा रहा है। आज एक और नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है। एक तो बजट करीब 1 महीने पहले आ रहा है, दूसरा इसके साथ रेल बजट भी जोड़ दिया गया है। बुधवार को देश की संसद में बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह देश का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश कर दिया है। परंपरा रही है कि आम बजट से पहले देश के विकास और पूर्वानुमान का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, जिसमें बीते सालों में हुए आर्थिक सुधारों के साथ साथ नए बजट वर्ष के आर्थिक आंकड़े होते हैं। आर्थिक सर्वे 2017-18 में विकास दर 6.75 से 7.50% रहने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही नए वित्तीय वर्ष में रोजगार के अवसर बढ़ने का भी अनुमान है। कि नोटबंदी से कृषि क्षेत्र में हुए असर का अभी सर्वेक्षण होना बाकी है। साथ ही नोटबंदी से धराशायी हुआ रियल एस्टेट सेक्टर में अभी और भी गिरावट आ सकती है। अनुमान के मुताबिक नए वित्त वर्ष में सस्ता घर खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। नोटबंदी के बाद नकदी किल्लत की समस्या अप्रैल तक खत्म होने का अनुमान लगाया गया है। मोदी सरकार के ये आंकड़े कितने सही हैं, ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है या फिर हकीकत से इसका कुछ वास्ता है। बुधवार को जब जेटली की पोटली खुलेगी तो आपके लिए क्या निकलेगा, बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण किस ओर इशारा करता है, महंगाई की मार बढ़ेगी या फिर आम जनता के अच्छे दिन आएंगे। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आर्थिक सर्वेक्षण दरअसल आर्थिक स्थिति का आईना होता है। आर्थिक हालात कैसे रहे हैं और कैसे होने वाले हैं, इसे स्पष्ट रूप से सामने रखता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ये सर्वेक्षण कल आने वाले बजट को देखते हुए एक नई तस्वीर पेश कर सकता है। हम आगे बढ़े, अपने मेहमानों के पास चले, उससे पहले जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए खास तौर से हम बताते हैं कि आज के आर्थिक सर्वेक्षण में क्या कुछ खास रहा। शॉर्ट सिनॉप्सिस, वर्ष 2017-18 में विकास दर 6.75 से 7.50 रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि नोटबंदी से कृषि क्षेत्र पर बड़े असर का भी अध्ययन होना बाकी है। नोटबंदी को लेकर तमाम तरीके से जो आंकड़े आए थे, कृषि क्षेत्र में नुकसान की बात कही जा रही थी, कुछ जगहों पर खास तौर से विकास की भी बात कही गई थी, लेकिन उसका सर्वेक्षण होना, उसका अध्ययन होना भी बाकी है। कृषि क्षेत्र में अच्छी वृद्धि हो रही है, ये कहा गया है। ये भी कहा गया कि कच्चे तेल की कीमत $65 के पार जाने पर अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। सबसे खास बात, नोटबंदी से रियल एस्टेट सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रियल एस्टेट सेक्टर प्रभावित होने की वजह से घर खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। किफायती आवास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और ये उम्मीद है कि बजट में भी इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें होंगी। वहीं नोटबंदी से किसानों को बीज और उर्वरक खरीदने में दिक्कत हुई है, ये माना गया है। जीएसटी से मिलने वाले फायदे में अभी फिलहाल थोड़ा समय लगेगा।
और चलिए सीधे अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं। स्वागत करती हूँ, मेरे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में जाने माने इकोनॉमिक एनालिस्ट डॉक्टर एस के दत्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन जी भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत। सर, मैं आप दोनों से फर्स्ट कमेंट के साथ शुरुआत करूंगी। दत्ता साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। आर्थिक सर्वे एक आईना दे गया है, क्या कैसे लेते हैं इस आर्थिक सर्वे को आप? बेशक लवनी एक आईना दे के गया है और हर साल आर्थिक सर्वे देश के आर्थिक हालात के बारे में आईना दिखाती है और बताती है कि आगे का दशक या फिर आगे का साल कैसे हो सकता है। काल्पनिक भी बहुत सारी चीज़ें होता है और बहुत सारी चीज़ें जो हकीकत को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पे ये देश के आर्थिक और फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बहुत हद तक रियलिटी बताता है। और मैं समझता हूँ कि आज जो आर्थिक सर्वे पेश हुआ है उसका कमोवश अगर आकलन करें तो मैं थोड़ा सा इस पे मेरा थोड़ा सा मतभेद है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में जो कहा गया है कि 7.5% तक हो सकता है 2017-18 को, मैं समझता हूँ कि 7.5% अगर होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए, क्योंकि जिस तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मंदी छाया हुआ है। पर मेरा मानना है कि एक रियलिस्टिक अगर एक आकलन करे और खास करके नोटबंदी के असर को ध्यान में रखते हुए पिछले 3 महीने का आकलन इस आर्थिक सर्वे में हुआ नहीं है जो आगे जाके होने वाला है। तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% के आसपास हो सकता है 2017-2018 के बीच में। और ये भी अगर होता है तो ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि हमें जीडीपी ग्रोथ रेट का जब हम लोग आकलन करते हैं वो केवल देश के परिप्रेक्ष्य में नहीं करते हैं या फिर देश के अंदरूनी हालात को ध्यान में रखते हुए नहीं करते हैं। इसका एक कंपैरिजन तमाम बाकी जितने सारे मुल्क हैं वहाँ पे किस तरह की ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से भी आकलन होता है। और जिस हिसाब से मंदी पूरे पश्चिम में छाया हुआ है, चीन की इकोनॉमी जिस हिसाब से पिछले साल और इस साल के शुरुआत में भी जिस तरह का मंदी है चीन में और जैसे तहस नहस हुआ है चीन की इकोनॉमी, मैं समझता हूं कि भारत शायद कहीं ना कहीं पे फास्टेस्ट इकोनॉमी के हिसाब से आगे बढ़ेगी। और इस दिशा में अगर भारत अगर आगे बढ़ती है और इस रफ्तार से अगर बढ़ती है तो मेरा मानना है कि शायद 2018-19 जो अगला बजट होगा वो 2018-19 के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो शायद वो 8.5-9% के आसपास भी छू सकता है। वो एक अनुमानिक है, क्योंकि मैं अभी मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। पर मेरा मानना है कि अभी अगर 7% के बीच में भी अगर हम लोग अगर चले जाते हैं और अगर छू लेते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बेहतर स्थिति कामयाब स्थिति कहलाएगी। जी, पुष्प रंजन जी के पास आती हूँ। सर, आपकी नज़रों में अगर आज के आर्थिक सर्वेक्षण का आकलन समझा जाए तो किस तरीके से हम उम्मीद रखें कल के बजट की? देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से आईना होता है किसी भी सरकार के लिए। 15 चैप्टर हैं इस आर्थिक सर्वेक्षण में, जिसमें अगर ठीक से नंबर कोई अर्थशास्त्री देता है तो 10 में 2 दे पाएगा, पास मार्क भी नहीं है। उसकी वजह भी मोदी जी ने स्वयं एक तरह से उसका आईना दिखाया है, कहा है उसको कि 1 महीने बाद हम बजट पेश कर सकते थे लेकिन हमने अभी पेश किया है। उस तरह से जो पेश करने की बात हो रही है उसमें कृषि क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है उसको सरकार के पास अभी भी उसके डिटेल्स नहीं है कि गांव से लेके अभी तक शहर में जो सब अर्बन एरियाज हैं वहाँ क्या नुकसान हुआ है। उसके जब आंकड़े नहीं हैं तो आप किस तरह से कृषि क्षेत्र में आपकी प्लानिंग क्या होगी, ये भी लगता है जल्दबाजी है कहीं ना कहीं। तो अच्छा, दूसरा, राष्ट्रपति की तरफ से जो अभिभाषण हुआ है इससे संबंधित, उस अभिभाषण में भी राष्ट्रपति के पास अपना स्रोत होता नहीं है कि आप अपना खुद का इकोनॉमिक सर्वे कराएं। तो जो सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से जो चीज़ें दी जाती हैं वही राष्ट्रपति ने पढ़ा है। तो एक तरह से लगता है कि राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री उस चीज़ों को पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खुद एक नामी अर्थशास्त्री रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था की अच्छी समझ उनको है। फिर भी एक जैसे मक्खी निगला जाता है उस तरह से राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में चीज़ों को आगे बढ़ाया। जैसे सरकार का कार्यक्रम है
कि हमने इतने सुलभ शौचालय बना दिए, इतने सारी चीज़ें जो फाइबर ऑप्टिक गांव में लगवाया है, वो तमाम चीज़ें वही आंकड़े वो पढ़ रहे थे जो सरकार की तरफ से पेश हुआ है। उसका कोई क्रॉस वेरिफिकेशन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। जी, दत्ता साहब कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। सरकार के आंकड़ों को हकीकत के आंकड़े के हिसाब से मानना चाहिए, क्योंकि सरकार के जो आंकड़े होते हैं वो बहुत सारे वेल नोन इंस्टीट्यूशन के रिपोर्ट के मुताबिक होता है और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन के डेटा एनालिसिस के बात होता है, जैसे स्टैटिस्टिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं या फिर बहुत सारे IIMs हैं, प्लानिंग आपके नीति आयोग है, तमाम चीज़ें हैं। RBI का अपना एक वो मॉडस ऑपरेंडी होता है जिसके माध्यम से आंकड़े जारी होता है। अगर सरकार के आंकड़ों को अगर हम लोग प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो मैं तो समझता हूँ कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जितने सारे सरकारी आंकड़े आए हैं अलग अलग आर्थिक सर्वेक्षण के या फिर बजट के, सारे कहीं ना कहीं पे झूठा साबित होगा या फिर झूठा करार दिया जाएगा। तो इस तरह से मतलब एक सरकार के जो एक पूरा एक ढांचा होता है, उस ढांचे के आंकड़ों को कंपेयर करके उसका एक विश्लेषण हो सकता है। उसको एकदम बिल्कुल झूठा साबित बोल देना या फिर वो करना उचित नहीं होता है। मैं इससे थोड़ा एक स्टेप और आगे जाता हूं। केवल सरकारी आंकड़ों के आधार पे मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। तमाम जितने सारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या फिर IMF हो, उनके जितने सारे प्रेडिक्शंस हैं, उन सब प्रेडिक्शंस को भी ध्यान में रखते हुए दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगर देखा जाए तो भारत के आर्थिक हालात दूसरे मुल्कों के हिसाब से 100 गुना ज्यादा बेहतर है, खराब नहीं। ठीक है, मेरे साथ फोन लाइन पर भी एक मैं रंजन जी आती हूँ, एक कमेंट लेना चाहूंगी। मेरे साथ जाने माने इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर निर्मल कोमल जी भी जुड़ रही हैं। प्रोफेसर निर्मल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में। और मैं पहले आपका फर्स्ट कमेंट चाहूंगी कि आज जिस तरीके से आर्थिक सर्वे पेश किया गया है, एक उम्मीद है कि विकास दर अच्छी होने वाली है और बजट में वो सब कुछ होगा जो जनता के विकास से जुड़ा हुआ होगा। प्रोफेसर निर्मल। हेलो जी प्रोफेसर निर्मल। हेलो जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज बहुत डिम आ रही है। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज डिम आ रही है, कम आ रही है। चलिए हम दोबारा आपके पास आने की कोशिश करते हैं। रंजन साहब कुछ कहना चाहते हैं। रंजन साहब। देखिए, मैं विश्व आर्थिक फोरम जो दावोस में होता है, लगातार मैं जाता रहा हूँ वहाँ पर, और अभी इस बार मैं नहीं गया, लेकिन वहाँ जो बातें होती हैं वो उसका जो झलक मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा, नोटबंदी के बाद एक दो फोरम पे जब वहाँ बहस हुई तो लोगों ने स्वीकार किया कि नुकसान हुआ है काफ़ी, और साल 1.5 साल से ज़्यादा लग जाएगा। सरकार की तरफ से भी, इवन राष्ट्रपति ने भी कह दिया था कि अस्थायी तौर पर हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें क्या चालाकी होती है, सुनिए मेरी बात, किस तरह की चालाकी होती है। जब ये आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है तो पिछले कई वर्षों के कंपैरिजन भी रखा जाता है, उसकी तुलनात्मक अध्ययन भी रखा जाता है कि इस साल ये हुआ और अभी इस साल का हमारा ये है। इस बार इस होशियारी ये की गई है कि विगत कई वर्षों के आंकड़े साथ साथ नहीं रखे गए हैं जो रखना चाहिए आर्थिक सर्वे में। ये कहा यह जा रहा है कि हम सप्लीमेंट्री जो आंकड़े हैं वो हम जुलाई में देंगे और उसमें हम पेश करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार भी अपने तंत्र जो हैं उसके, ठीक है, ये सरकार अपना कोई राजनीतिक बयान नहीं जारी करती, उसके तमाम एजेंसियां हैं, उस एजेंसियों के माध्यम से सरकार भी अपने तरीके से उसको प्रस्तुत करना चाहती है। ठीक है, प्रोफेसर कोमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर कोमल, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, पहुंच रही है। आज आर्थिक सर्वे पेश किया गया है मैम, आप किस तरीके से इसका आकलन करेंगी? आपकी नज़र में अब आने वाला जो बजट होगा वो क्या हो सकता है, उसका ट्रेंड क्या नजर आ रहा है इस आर्थिक सर्वेक्षण की, अगर उसके आधार पर बात की जाए तो? देखिए, आज का जो सर्वे प्रस्तुत किया गया, मैं समझती हूँ कि ये बड़ा क्लियर इंडिकेटर है कि हमारा जो कल बजट होगा उसमें पर्टिकुलरली सोशल वेलफेयर स्कीम्स को इम्पोर्टेंस दी जाए, प्रायोरिटी दी जाएगी। और देखिए, ऐसा है कि पहले जितने भी बजट हुए हैं, मैं आज से पहले नहीं कहूँगी, आपके प्रेजेंट गवर्नमेंट के पहले जितने भी हुए हैं वो एक बहुत ही सेट रूटीन तरीके से प्रेजेंट किए गए थे, और शायद उस टाइम उनकी जरूरत भी थी वैसे ही। लेकिन कुछ सालों से जो हमारी आर्थिक स्थिति देश की जिस डायरेक्शन में जा रही थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी।
आपका जो जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रायोरिटीज थी वो उनमें उसको प्रैक्टिकली फॉलो नहीं किया गया था। तो सोशल सेक्टर पर्टिकुलरली सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो आम जनता से जुड़ी होती हैं और इस गवर्नमेंट ने उनको आगे लाया है और ये इंडिकेटर है कि आगे के जो बजट है वो सोशल वेलफेयर, हमारा देश जो है सोशल लेकिन वेलफेयर। प्रोफेसर कोमल, मैं आपसे यहाँ एक सवाल करूंगी, उसके बाद ब्रेक पर जाना चाहूंगी। अभी हमारे साथ पत्रकार रंजन जी भी जुड़े हुए हैं, पुष्प रंजन जी। उन्होंने एक बात कही कि क्योंकि कृषि को नोटबंदी के बाद से कृषि के पर कितना असर पड़ा है, क्या स्थिति रही है, उसकी स्टडी अभी बाकी है, वो रिपोर्ट, वो तस्वीर अभी सामने आई नहीं है। तो ऐसे में सोशल वेलफेयर की जो हम बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उस क्षेत्र में भी सही तरीके से उनको हम वो दे पाएंगे, ये बजट उनको भी, कृषि क्षेत्र में भी किसानों को भी वो चीजें दे पाएगा जिसकी उनको दरकार है? ऑफ कोर्स, देखिए हमारा कृषि प्रधान देश है, शुरू से रहा है। 80% ऑफ द पॉपुलेशन वो कृषि पे मयसर होती है, डिपेंडेंट होती है। और अभी तक हमने उनको रूरल सेक्टर को और कृषि को बातों में हमने जीतने की कोशिश की थी, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं ज्यादा कुछ कर पाए थे। इरिगेशन है हमारा एंटायर कंट्री को जो बांध के रखता है, और हमारी देखिए उसका रिफ्लेक्शन, जो हमारे खाद्य सामग्री थी उसकी जो कीमतें थी इतनी स्काई रॉकेटिंग हो गई थी। और ये सारी चीजें जो अब जो मैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बात कर रही हूँ, वो इसी 80% जो पॉपुलेशन है, आम जनता, जिनको हम सही अर्थों में आम जनता कहते हैं। मैं अर्बन एरियाज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कृषि प्रधान एरियाज की बात कर रही हूँ। किसानों से जुड़ी हुई ये बातें हैं, किसानों को उनका प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए, उनको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनके तो लिए आपको लगता है कि जो स्टडी अभी बाकी है, अगर वो आधी अधूरी जानकारी के साथ उनको वो प्रॉपर चीजें मिल पाएंगी? मैं इसके लिए डेफिनेटली कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन कल का बजट हमारे सामने आ जाएगा, उम्मीद जरूर है। चलिए, तो आप तीनों से मैं अनुरोध करूंगी मेरे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो खास तौर से, क्योंकि अब वेलफेयर की बात हो रही है, इस बार हमने खास तौर से देखा है कि बेसिक इनकम पर बहुत ज्यादा जोर देने की कोशिश की गई है। पर यूनिट व्यक्ति की अगर बात की जाए, उसके विकास की बात की गई है। किस तरीके से ये विकास संभव होगा और वाकई जो बजट में बातें रखने की कोशिश की जाएगी उसके आगे कोई चुनौती तो नहीं आएगी? इन तमाम पहलुओं पर हम राय लेने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आर्थिक सर्वे दरअसल बजट का आईना होता है और इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीद होती है, क्योंकि सीधे उनका जुड़ाव होता है, सीधे उनके विकास से जुड़ी हुई बातें होती हैं, उनसे जुड़ी हुई बातें होती हैं। क्या कुछ खास अब लोगों की नज़र में ये आर्थिक सर्वे रहा है? क्या सोचते हैं आम जनता, क्या सोच रही है? क्या वाकई उनके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं? लोगों की सोच भी हमने जानने की कोशिश की। बजट से जी मेरा अपना खुद का ये चाहना है कि जो रेल बजट आ रहा है, स्पेशली रेल बजट के ऊपर, तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि सैनिटेशन की जो है सुविधाएं, जैसे अब ट्रेनों में सैनिटेशन आप देख सकते हैं, गंदगी बहुत फैली होती है, स्टेशनों पे बहुत फैली होती है, उसके ऊपर थोड़ा उन्होंने ध्यान देना चाहिए। मैं चाहता हूँ महंगाई थोड़ी कम हो, जैसे एजुकेशन हम स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट वगैरह कम हो, थोड़ा रेल बजट में भी थोड़ा सुविधा मिले लोगों को, बेहतर लोगों पे जाते हैं लोग तो उसमें थोड़ा खाना पीना अच्छा होना चाहिए। नहीं तो आप कई बार देख रहे हैं न्यूज में रोज ही आ रहा है, ये कमी आ रही है, वो आ रही है, उस पर थोड़ा सुधार देना चाहिए। अब नोटबंदी से सब लोग उनके खर्चे बढ़ेंगे, सब कार्ड से पेमेंट करेंगे या कैश पेमेंट होगा। अब सारा कोई 2 नंबर में कोई पेमेंट नहीं होगा, तो उसमें उनका टैक्स में रिबीट बढ़ानी चाहिए। अभी 2-2.5 लाख रुपए जो टैक्स पे है उसको बढ़ा के डबल कर देना चाहिए। इस बार जो महंगाई है उसको गवर्नमेंट को देखते हुए बहुत सारे नियम नए लाने चाहिए। बजट में ये उम्मीद रखते हैं कि गरीब लोगों को सबको फायदा हो। 1 तारीख को जो बजट पास होना है वो गरीब के हित में होना चाहिए। बस यही चाहिए कि जो घर गृहस्थी वाली औरतें हैं उनके लिए थोड़ा सस्ता सामान होने चाहिए बजट में। हम तो यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सस्ता हो चाहिए, गरीबों के लिए कुछ होने चाहिए। महंगाई पर बहुत कंट्रोल सरकार ने किया है और जिस प्रकार से बेतहाशा वृद्धि हो गई थी उसको बहुत ज्यादा तेजी से इन्होंने कंट्रोल किया है और मैं कहता हूं ये बहुत अच्छा प्रयास है और इसको निरंतर सरकार को ध्यान में रखना चाहिए ताकि देश की जनता को राहत मिले महंगाई से। हमें तो बहुत उम्मीद है मोदी जी से, लगता है कि ठीक ही करेंगे
और एक्चुअली महंगाई कम होनी चाहिए और जनता को थोड़ा लगना चाहिए हाँ जी मोदी जी का बजट है। महंगाई जो है ना कम है एक्चुअली। ये टमाटर लाए हैं, ये लाए हैं, थोड़ा कंट्रोल में है, प्राइसेस जो है स्टेबल हैं। भाई हमें तो लग रहा है कि ठीक ही होना चाहिए। बजट जो है जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। हर चीज़ के लिए महिलाओं को इतनी परेशानी हो रही है, बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं। दालें हैं, चीनी है, मसाले हैं, कोई भी चीज़ तो घी तेल है, किचन की हर चीज़ महंगी है। कैसे घर के खर्चे चलाएं? बजट सारे फेल हो जाते हैं, बच्चों को पाल पोस ही नहीं पा रहे हैं। और क्या करें, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, गैस सस्ती होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो कम से कम महिलाओं की सस्ती होनी चाहिए जिससे वो अपने बजट को सही ला सकें। मंत्री जी से मेरा ये कहना है कि सबसे पहले किसानों के लिए सुविधा दी जाए, क्योंकि देश का जो विकास और जो देश का भविष्य है और जो देश की तरक्की है वो किसानों की मेहनत से शुरू होती है। किसानों को आज तक ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है। पेट्रोल डीजल की सब बात करते हैं, खेती करते हैं, एजुकेशन ही करते हैं। एजुकेशन का स्तर भी बहुत बिगड़ा हुआ है हमारे देश में। इस वजह से हमारे किसान सबसे ज़्यादा पीछा है। किसान जब तरक्की करेगा तब देश तरक्की करेगा। किसान की मेड़ जो होती है वहाँ से तरक्की, ये चरण सिंह ने कहा था कि जब किसान तरक्की करेगा तब देश तरक्की करेगा। तो सबसे पहला बजट हमारे किसानों को बीज है उपलब्ध कराया जाए, सस्ती मात्रा में खाद है, ये सब दी जाए। सर फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी यही गुजारिश है, जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो हटाना चाहिए। जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। प्लस जो हमारी फीसेस जो बढ़ी हुई है वो कम होनी चाहिए। जो कॉलेजेस में इतनी फीसेस ली जा रही हैं MBA वगैरह की, वो कम होनी चाहिए। प्लस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उसमें जो खर्चा होता है वो कम कराना चाहिए। पेट्रोल वगैरह के दाम इतने बढ़ रहे हैं वो कम कराने चाहिए, जिससे हमें थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिले। हम किसी बड़े कॉलेज में जा नहीं सकते क्योंकि हम पे पैसा नहीं होता। एजुकेशन लोन भी हमारे लिए मुश्किल पड़ जाता है, उसमें आपको मदद करनी चाहिए। एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट इतनी हाई होती है वो कम कराई जानी चाहिए। तो यही मेरी एक हेल्प गुजारिश है। बहुत बड़ी उम्मीदें हैं और उम्मीदों को ही पंख देना है आने वाले बजट में। और मैं पैनल के पास वापस लौटती हूँ, मैं दत्ता साहब के पास आती हूँ। दत्ता साहब, खास तौर से देखिए लोग यही चाहते हैं कि उनसे जो जुड़ी हुई परेशानियां हैं वो दूर हो, उनके विकास की बात की जाए। आज आर्थिक सर्वेक्षण में हमने एक खास बात देखी है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर बहुत जोर दिया गया, लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम तब पूरी आप सही राह पर ला पाएंगे जब कुछ चुनौतियाँ थी नोटबंदी के बाद जो हम देख रहे थे। उन चुनौतियों पर क्या सरकार पार पा पाएगी? क्या वाकई यूनिवर्सल बेसिक इनकम को बढ़ाने की जो बात हो रही है, लास्ट यूनिट तक पहुंचाने की बात हो पा रही है, वो फुलफिल हो पाएगा आने वाले साल में? लावनी, मुझे याद है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमेशा इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते थे। हालांकि उनके टेन्योर के दौरान इंक्लूसिव ग्रोथ कहीं पे दिखाई नहीं दिया, वो अलग विषय है। और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सक्षम प्रधानमंत्री हैं, तो नेचुरल है कि जनता की भी जो अपेक्षाएं हैं, जब सक्षम लीडरशिप होता है तो सक्षम लीडरशिप से ज़्यादा अपेक्षाएं होता है, ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं मानता हूं कि सरकार को उस हिसाब से कदम बढ़ाने की ज़रूरत है और उसी तरह से चीज़ें करने की आवश्यकता है। यूनिवर्सल इनकम की बात आपने की है, मैं मानता हूं कि धीरे धीरे करके भारत जिस हिसाब से तेज़ी रफ्तार से जिस हिसाब से ग्लोबलाइज हो रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ जिस हिसाब से हम लोग आज के डेट में पहुंच चुके हैं, तो नेचुरल है कि जो एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है इनकम की गति का और इनकम स्लैब का, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। भारत के नागरिकों का भी अधिकार है कि उस हिसाब से उनका इनकम हो या फिर सैलरी हो। और मैं मानता हूं कि सरकार का भी कहीं ना कहीं पे ये दायित्व होता है कि उस दिशा में बढ़े और उस दिशा में प्रयास करे। पर ये उतना आसान नहीं है, काफ़ी जटिल चीज़ है और बहुत पेचीदा चीज़ है। इसको करने के लिए बहुत सारे विशेष रूप से कदम बढ़ाने की आवश्यकता है और कदम लेने की ज़रूरत है। अक्सर हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति के चलते संसद में जिस हिसाब से बिल्स को पारित होना चाहिए, खास करके सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स जो देश में बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और उसको जिस हिसाब से प्रयास किया जा रहा है, पर राजनीतिक गतिविधि के चलते और राजनीतिक विरोध के चलते वो सारी चीज़ें पारित नहीं हो पाता है। आप खुद ही जानते हैं कि GST किस हिसाब से पारित हुआ था और कितना मतलब प्रयास करना पड़ा GST को पारित करने के लिए। आप भी पूरी तरह से उस पर कंसेंसस हो नहीं पाया है। बैंकिंग रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ी चुनौती है। बैंक्स पे जिस तरह के रिफॉर्म्स होना चाहिए, वेज रिफॉर्म्स लेबरर्स के,
और खास करके अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर जो हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड मजदूर हैं, उनको ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में कैसे लाया जाए, ये सब बहुत बड़ी चुनौती है। इंश्योरेंस पे भी एक रिफॉर्म्स की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है, और वो सब चीज़ों पे जब ठोस कदम उठाया जाएगा तभी मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हम लोग बढ़ सकते हैं, यूनिवर्सल वेज रेट की या फिर यूनिवर्सल इनकम की दिशा में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रयास नहीं होना चाहिए। सरकार ने बहुत कदम उठाया है, कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठाने की ज़रूरत है, और गुजारिश है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से कि देश के हित को ध्यान में रखते वो कंटिन्यू करें। ठीक है, पुष्परंजन जी, बहुत खास बात, अब धीरे धीरे जो मसला आगे बढ़ रहा है, रिफॉर्म की बात होती है, लेकिन रिफॉर्म तब आता है जब जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है उसमें कुछ बदलाव किया जाए। हमने ये देखा है कि परंपरागत तरीके से कई बार ऐसा होता है कि कुछ ढर्रे पर पार्टीज चाहे कोई भी हो, वो उसी ढर्रे पर चलती रहती हैं। लास्ट ईयर का, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप दोनों वरिष्ठ हैं, कि लास्ट टाइम पर भी कुछ ऐसी बातें आई थी कि कुछ चीज़ें उसी पैटर्न पर रही हैं, लेकिन इस बार एक उम्मीद है कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। शायद जिस रिफॉर्म की बात हो रही है वो रिफॉर्म की तस्वीर हमारे सामने होगी। तो क्या आपको लगता है कि अब बदले हुए पैटर्न के लिए हमारी आज की जो स्थिति है, भारत की स्थिति, वो तैयार है? लावणी जी, मैं आपके इस पूछने से पहले उस प्रोग्राम को देख रहा था जिसमें आपके संवाददाता जगह जगह जाके लोगों की इच्छाएं पूछ रहे थे, और ख्वाहिशें ऐसी हैं जो हजारों ख्वाहिशें हैं उस तरह से आके, और उससे लगता है कि कुछ लोग ऐसा भी हैं जो चाह रहे हैं कि मुफ्त में बिजली मिल जाए, मुफ्त में पानी मिल जाए, मुफ्त में बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है किसी भी सरकार के लिए। ये ख्वाहिशें जगती कैसे हैं? आप जब चुनाव में जाते हैं तो आप वायदे करते हैं कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 2016 में आप सिर्फ 1.5 लाख लोगों को आपने रोजगार दिया। 15 में भी कमोबेश वही, और 14 में भी जब आपकी सरकार आई उसके बाद भी वही स्थिति थी। तो ग्राउंड रियलिटी से हटके जब आप वायदे करते हैं तब दिक्कत होती है। जैसे पिछले साल 2016 में दलहन बहुत अच्छा यहाँ पर उत्पादन हुआ देश में, लेकिन उसका समर्थन मूल्य आपने तय नहीं किया, तो किसान जो है वहाँ पर टूट गया, जो उत्पादन करने वाला है वो टूट गया एक तरह ये से। हालात तो बीती सरकारों के टाइम पर भी उस समय भी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि मैं 60 साल का कूड़ा साफ करने आया हूँ, तो आपने 3.25 साल में आप बहुत कुछ अपने आप को उस लेसन को लेते हुए आप ठीक कर सकते थे, लेकिन ये हुआ नहीं है असल में। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, रोजगार के क्षेत्र में क्या हो रहा है, या दूसरे जो सेक्टर हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो सेक्टर है, जो बहुत बड़ा वहाँ पर काम किया जा सकता था, वहाँ अनप्लान्ड तरीके से आप चल रहे हैं वहाँ पर। तो एक बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों को कैसे आप ठीक कर पाएंगे, ये देख, उसे एड्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जैसे बता रहा हूँ, आप सैलरी स्लॉट की बात कर रहे हैं, H1B वीज़ा पर अमेरिकन संसद में एक बिल रखा गया है कि आप वहाँ की सैलरी के हिसाब से दीजिए। जो इंडियन कंपनियां हैं वहाँ हड़कंप मच गया, सारे सेंसेक्स अब धीरे धीरे उनके शेयर्स जो है नीचे आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एक तरह से एक दबाव यूएस कांग्रेस की तरफ से ट्रंप सरकार बना रही है कि आप धीरे धीरे H1 वीज़ा वाले जितने लोग गए हैं, हर साल 85,000 लोगों को बुलाया जाता है। जो हाईटेक कंप्यूटर के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको यूएस में बुलाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो दबाव बनना, अब भयानक बेरोजगारी होगी। सरकार के पास कोई इसका ब्लूप्रिंट है कि आने वाला जो ये लाखों जो युवा यूएस से या दूसरे एरियाज से जब खाली लौटेंगे तो उनके लिए अब क्या आपके पास ब्लूप्रिंट? दादा साहब, मैं इस पे आपका कमेंट चाहूँगी। नहीं, बेशक बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा विषय है हमारे देश में, और बेरोज़गारी को कैसे हैंडल किया जाए वो बहुत बड़ा चुनौती है किसी भी सरकार के लिए। मुझे अभी भी याद है जब अटल जी की सरकार, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सरकार छोड़ के गए थे, हमारे देश के उस 2004 के आकलन के हिसाब से जो रिपोर्ट जारी किया गया था, 9.5 करोड़ के आसपास इस देश में युवा पीढ़ी के लोग जो साइक्लिकल वे में, डिसगाइज्ड वे में या फिर टोटली अनएम्प्लॉयड थे। और वही जब यूपीए सरकार जब अपना काम छोड़ी है आपके 2014 में, जब मनमोहन जी की सरकार चली गई, वही आंकड़ा जाके 17 करोड़ के आसपास जाके छुआ। तो ये जितने सारे बैकलॉग है, ये बैकलॉग को भी पूरा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती है। इसके साथ साथ नया रोजगार देना लोगों को
ताकि जितने सारे पढ़े लिखे लोग जो हर साल जो ग्रेजुएट हो रहे हैं या फिर जो 12वीं पास करके भी जो रोजगार के तलाश में होते हैं या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग जो बेरोजगार हो गए हैं उनको कैसे आप रोजगार देते हैं, ये भी बहुत बड़ा चुनौती है। इसके साथ साथ वो जो बैकलॉग है जो लगातार बढ़ रहा है उसका भी भरपाई करना बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं मानता हूं कि इन सब चीजें जो है एक जटिल परिस्थिति के चलते हुआ है। जिस हिसाब से अंधाधुंध उदारीकरण हमारे देश में हुआ है उसका नतीजा है कि आज ये सिचुएशन आ गया है। उसी जटिलता को हटाने की कोशिश शायद की जाएगी, कोशिश होनी चाहिए और एक ब्लूप्रिंट सरकार के तरफ से पेश होना चाहिए। चलिए वो ब्लूप्रिंट हमें जरूर शायद उम्मीद करते हैं वो कल हमें देखने को मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम आपको राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनाएंगे और खास तौर से किन बातों को उन्होंने बीच में रखने की कोशिश की। 2-3 ऐसी बातें रही हैं जो सीधे सीधे हिंदुस्तानियों से जुड़ी हुई थी, हर एक नागरिक से जुड़ी हुई थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, राय जानेंगे अपने पैनलिस्ट से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज हम देश की आर्थिक सेहत की पर चर्चा कर रहे हैं और आर्थिक सर्वेक्षण क्या कुछ कह गया है, खासतौर से राष्ट्रपति के अभिभाषण में वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी जो सीधे जनता के विकास से जुड़ी हुई थी, सरकार की आर्थिक हालात को रखने की कोशिश की गई थी। खासतौर से ये सबका साथ सबका विकास चाहती है भारत सरकार। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में इस अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया और साथ ही साथ जनधन योजना के तहत बैंकिंग सिस्टम से गरीबों को जोड़ा गया है। 26 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुला है। खास ये सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो बैंकों से बहुत दूर थे। 1.2 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। गांव की महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे की जगह LPG कनेक्शन दिए गए। ये एक उपलब्धि कही गई है भारत सरकार की और भारत सरकार ने महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने का पूर्ण काम किया है, एक रास्ता खोला है ताकि महिला उद्यमी भी आगे बढ़कर इस क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन पूरी तरह से कर सकें। ग्राम ज्योति योजना से गाँवों का अंधेरा दूर किया गया है। कई गांवों तक बिजली पहुंचाने की कोशिश जो शुरुआत हुई थी उसे अमली जामा पहनाया गया। आज़ादी के बाद से अंधेरे में डूबे 18,000 गाँव में से 11,000 गाँव में रिकॉर्ड समय में बिजली पहुंचा दी गई है। ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे राष्ट्रपति ने आज अपने अभिभाषण के दौरान रखी। किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड सरकार लेकर आई। किसानों को क्रेडिट कार्ड भी दिए गए जिसका फायदा आने वाले समय में भी उनको मिलता रहेगा। साथ ही साथ 2 और बातें उन्होंने कही। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया था और कहा था कि नोटबंदी का भी एक बड़ा असर है। नोटबंदी की वजह से कालाधन कुबेरों पर भी एक लगाम लगी है और सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को एक सबक मिला है। ये वो तमाम बातें थी। पैनलिस्ट के पास चलते हैं। पुष्परंजन जी, बहुत महत्वपूर्ण बात खास तौर से इस अभिभाषण में हमने देखी कि जनधन खाते का जिक्र उन्होंने सबसे पहले किया क्योंकि हम शुरू से देखते आए हैं कि बहुत अभी भी आप देखिए जो असंगठित क्षेत्र जिसकी बार बार हम लोग बात करते हैं वो लोग बैंकों से दूर थे, लेकिन अब उनकी पहुंच भी बैंक तक हुई। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही है सरकार की। देखिए, आप पिछले अभिभाषण से तुलना करेंगे, पिछले 2 अभिभाषण से राष्ट्रपति के बजट पूर्व अभिभाषण की बात कर रहा हूँ जी, तो उसमें और इस वाले में फ़र्क है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे अभिभाषण को क्राफ्ट किया गया हो, वेल क्राफ्टेड बाय द PMO, उस तरह से पेश किया गया है। वो सारे जैसे जनधन योजना की बात आप कह रहे हैं कि शुरू में ही पहला जो USP होता है उस तरह से प्रस्तुत किया गया है। उस प्रस्तुतिकरण में ही लग रहा है कि वो कहीं और से उसको जैसे राष्ट्रपति भवन ने तैयार नहीं किया है, लोक कल्याण मार्ग की ओर से तैयार किया गया है। अच्छी बातें राष्ट्रपति ने की है। जी खुद वित्त मंत्री रहे हैं और अच्छे इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं। एक वित्त मंत्री एक इकोनॉमिस्ट का अभिभाषण नहीं है, ये एक सरकार की तरफ से जैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा हो उस तरह का अभिभाषण है। मतलब माफ़ कीजिएगा, मेरा अपना दृष्टिकोण है, गलत भी हो सकता है। जैसे 1,40,000 गाँव में खुले शौच से मुक्ति मिली है, ये सब अच्छे कार्यक्रम है सरकार के, इसकी तारीफ होनी चाहिए और किया है राष्ट्रपति ने तो अच्छी बात है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण का मैं बता रहा हूँ कि उसी तरह से प्रस्तुत किया गया है। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे सरकार को आईना कौन दिखाता है, राष्ट्रपति ही दिखाते हैं कि सरकार को इन चीज़ों को टच करना आवश्यक है सरकार के लिए। जैसे देश का जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है उसकी मैं बात करूं, आज भी बिहार, यूपी या कई ऐसे सूबे हैं देश में जहां की
जो विधवा पेंशन या बेरोजगारों को पेंशन है, तमाम पेंशन है, कहीं 200 है, कहीं 400 है, कहीं 500 है, कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये है। क्या इस युग में ये कौन सी सदी में हम जी रहे हैं? इसलिए हमारा जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, जो हेल्थ सेक्टर है, जहाँ कोई गरीब आदमी बीमार पड़ता है तो उसका हेल्थ कैसे ठीक हो सकता है और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा कैसे दी जा सकती है, इसका जिक्र होना चाहिए और इसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। सरकार कब और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। राष्ट्रपति की भूमिका बहुत बड़ी है देश में और उनको हर वर्ग की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए एक प्लान तरीके से उसे प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। दत्ता साहब, सोशल वेलफेयर की बातें कुछ मिसिंग रह गई इस भाषण में। मैं समझता हूँ कि उससे पहले राष्ट्रपति जी के भाषण पे कुछ क्लैरिफिकेशन देने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जब अपना विचार प्रकाश करते हैं देश के सामने, वो किसी तरह के डिक्टेशन नहीं होता है। उनके खुद के जो प्रणाली तैयार करते हैं और उस हिसाब से वो अपनी बातें रखते हैं। और इसका मैं बहुत क्लियर वे में उदाहरण दे रहा हूँ। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में 26 जनवरी गया है। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे राष्ट्रपति महोदय का जो भाषण रहा है, जो उन्होंने जो नेशन को टेलीकास्ट किया था शाम के 8 बजे का, उसका आकलन मैं किसी चैनल पे कर रहा था। उसमें बहुत सारी चीज़ों पे राष्ट्रपति ने सामाजिक चीज़ों को लेके और कई सारी चीज़ों को लेके उन्होंने बहुत ध्यान आकर्षित किया था सरकार का। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें राष्ट्रपति महोदय ने कहा था जो शायद इस सरकार के कान के लिए शुभ नहीं था या फिर अच्छा नहीं था। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय अगर डिक्टेट करते तो राष्ट्रपति जी का भाषण वो आपके रिपब्लिक डे से पहले या फिर आज़ादी के 15 अगस्त से पहले के जो भाषण है वो और अभी का भाषण बिल्कुल हाँ में हाँ होता। इस तरह का मतभेद नहीं हो सकता था। तो इसलिए वो मेरे हिसाब से लगता है कि वो ऐसे विश्लेषण करना उचित नहीं है चीज़ों को लेके। दोनों अपने आप में ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है और दोनों ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीज़ों पे मतभेद होता है, बहुत सारी चीज़ों पे कॉन्सेंसस भी होता है। कॉन्सेंसस अगर प्रधानमंत्री कार्यालय के तरफ से या फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो बता रहे हैं उसके मुताबिक अगर कॉन्सेंसस हो रहा है तो वो कॉन्सेंसस एक्सेप्टेबल होना चाहिए और उसको कहीं ना कहीं पे एक तरह से उसका सटीक दिशा में और सही तरह से उसका एक समर्थन मिलना चाहिए। जहां बात आती है कठिनाई की, जहां बात आती है चुनौती की, मैं भी मानता हूं कि भारत जैसे जटिल देश के लिए जहां पे इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटीज है, उन सब कॉम्प्लेक्सिटीज को ध्यान में रखते हुए और जटिलता को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजों पे गंभीरतापूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। और वो केवल केंद्रीय सरकार नहीं कर सकती है, प्रदेश की सरकार के भी योगदान उतना ही इम्पोर्टेंट होता है और उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और विडंबना यह है कि राजनीतिक कॉन्सेंसस नहीं बनता है आर्थिक चीजों को लेकर लावनी। वो हमारे देश के सबसे बड़ा दुखदायक स्थिति है और सबसे बड़ा चुनौती वो है कि आर्थिक चीजें कम से कम उस पर उतना उदारता होनी चाहिए। जो देश के हित में जो रिफॉर्म्स है वो देश के हित में रिफॉर्म्स के लिए कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल कॉन्सेंसस बनाने की आवश्यकता है। मैं एक और सवाल दर्शकों से भी पूछना चाहता हूं और रखना भी चाहता हूं। मुझे अभी भी याद है पिछले साल मेरठ के पास एक छोटा सा गांव है जिसपे पिछले 65 इयर्स में बिजली नहीं पहुंची थी। पिछले साल जाके बिजली पहुंचा है वहां पे। क्या 65 साल लगता है जो एनसीआर रीजन में जो एक गांव है वहां पे बिजली पहुंचाने की? और पिछले साल अगर वहां पे बिजली अगर पहुंचाए, क्या ये उपलब्धि नहीं है? केवल राजनीतिक चश्मा के चलते या फिर राजनीतिक विरोध के चलते इन सब चीजों को अगर नजरअंदाज कर देंगे तो वो ठीक नहीं है। नजरअंदाज करना उचित है। हाँ, पुष्पम जी हाँ 10 सेकंड सर। देखिए ये जो समय है राष्ट्रपति ने क्यों इस तरह का भाषण दिया, उनके अभिभाषण की वजह भी जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उनके अभिभाषण में जरा भी सरकार की आलोचना अगर होती है तो उसका राजनीतिक फायदा लोग विपक्ष उठा सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से इस बार का अभिभाषण तैयार किया गया। नहीं, लेकिन राष्ट्रपति, और अब रोजगार की बात करूं आपको बहुत यहाँ पे पुष्परंजन जी बहुत शॉर्ट में मैं आपको ये बात हम सभी को याद है कि ये राष्ट्रपति थे जिन्होंने साफ तौर से नोटबंदी के समय भी सरकार को डांट लगाई थी। बिल्कुल अपनी तो भूमिका उन्होंने अदा की। हाँ बिल्कुल। तो हम ऐसे में ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति वही कह रहे थे जो सरकार चाहती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस समय जो भाषण का तासीर है उस भाषण को बहुत समझदारी से प्रस्तुत इसलिए किया गया है कि उसका फायदा विपक्ष नहीं उठाए।
ठीक है। विपक्ष कह सकता है कि देखिए राष्ट्रपति तो बता रहे हैं कि नोटबंदी की वजह से, ठीक है, तो आपने ये सरकार जो अचीवमेंट सरकार का गलत हुआ है यहाँ ठीक है। दूसरा ये कह रहा हूँ कि कई ऐसी चीजें हैं जहाँ की रोजगार के अवसर सिमटते जा रहे हैं, जैसे कार्ड करेंसी का मामला है। अभी मेट्रो स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, व्यवहारिक बातें कर रहा हूँ और बहुत शॉर्ट में समाप्त कर रहा हूँ। अशोकनगर मेट्रो स्टेशन गया और वहां पर देख रहा हूँ कि काउंटर खुले हुए हैं, आप स्वयं पैसे डालिए निकालिए। कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन दिल्ली में ही लेकिन चुनौतियों पर पार पाने की, बेरोजगार होने जा रहे हैं। ठीक है, चुनौतियों पर पार पाने की कोशिश की जा रही है। अब बेरोजगार जो है उन्हें लेकर क्या कुछ और स्कीम्स हो सकती हैं? कल बजट भी आने वाला है, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे दिन आएंगे और इसी उम्मीद के साथ आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी अपनी बातें हमारे बीच रखी। अब इंतजार है बजट का, और ये इंतजार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट हमारे और आपके विकास से, सीधे विकास से जुड़ा हुआ है। अच्छा विकास होगा, अच्छी उम्मीद है। चलिए फिलहाल अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।